हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट की परीक्षा आपकी फरवरी में होने को है और नोटिफिकेशन आपको मिल ही क्या होगा। तो फरवरी यानी कि अभी आपके पास 3 महीने का समय है, 3 मंथ्स हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। तो इन 3 महीनों में आप सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है और इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 23 क्लासेज हो चुकी हैं। कितनी क्लासेज हो चुकी हैं? 23 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की क्लास नंबर 24 रहने वाली है, यानी कि आज की इस वीडियो को मिलाकर हम लोग 24 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर चुके होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया फिर आपका सीटेट क्रैक है। एंड सीडीपी में तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आने ही वाले हैं। और इनके जब ये आप सीडीपी अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आज के ये क्लास आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके जो पेपर आपका 20 जनवरी 2023 को हुआ था, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर था, उसी के सीडीपी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हो या सेकंड दे रहे हो, सीडीपी दोनों के लिए आपको पढ़नी है। और चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट सजेस्ट दैट, यानी कि जो शीर्षगामी सिद्धांत तो क्या कहता है? विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है? नहीं, विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं होती। हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आनुवंशिकता का, हमारे पर्यावरण का, रहन सहन, खान पान, हमारे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल में चलना सीखता है, कुछ बच्चे 2-2 साल लगा देते हैं चलना सीखने में। तो ये जो डेवलपमेंट है इस पर प्रभाव पड़ता है हमारी आनुवंशिकता का और हमारे पर्यावरण का। ठीक है, सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। इसमें विकास अनिरंतर होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होकर के कब्र तक जाती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये है डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? हेड टू टो। हेड टू टो यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही है। विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ेगा तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगर केंद्र से बाहर की तरफ विकास की बात होगी तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, यानी कि समीप से दूर की तरफ, जहां पे विकास केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा उसे क्या कहेंगे? उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, सॉरी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? यानी कि इसमें पूछ रहा है ग्रॉस मोटर स्किल का क्या उदाहरण है। देखिए, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जहां पे हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं अपने शरीर की, जैसे हमारे पैर का यूज कर रहे हैं, हाथों का यूज कर रहे हैं, हमारे जो शोल्डर्स हैं, कंधे, इनका यूज कर रहे हैं, है ना, बाकी धड़ का यूज कर रहे हैं। जहां बड़ी मांसपेशियों का आप प्रयोग करेंगे वहां आपका ग्रॉस मोटर स्किल होगा। जहां सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे वो हमारा फाइन मोटर स्किल हो गया। जैसे सुई में धागा पिरोना हो गया। ठीक है, बहुत छोटी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं आप। और लिखने के लिए जब आप पेंसिल पकड़ते हैं तो यहाँ पे छोटी मांसपेशी का प्रयोग करेंगे तो वो फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे बड़ी मांसपेशी का प्रयोग होगा। फुटबॉल को किक मारना, मैंने अभी कहा था, जहां आप पैर का यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा। किकिंग ऑफ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को लात मार रहे हैं, किक मार रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होगा, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल में हम चलने में, दौड़ने में, कूदने में, फेंकने में या किक मारने जैसी जो गतिविधियां होती हैं इनमें हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। सुई में आप धागा पिरो रहे हैं, सुई में धागा पिरोना जो है ये आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। यहाँ पे आप जो है सुई में धागा पिरो रहे हैं तो उसमें आप फिंगर्स से धागा पिरो रहे हैं और आंखें भी बिल्कुल कंसंट्रेट हैं वहीं पे जहां पे आप धागा पिरो रहे हैं, तो ये आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ रहे हैं, यहाँ पे आप हाथ जो हमारी फिंगर्स हैं उनकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं।
ये भी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ट्रेड में बीड लगाना मतलब धागे में मोती पिरोना, धागे में मोती पिरोना भी आपका क्या है, यहां पे मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का, इसलिए ये भी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इतनी बात क्लियर हो जाती है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लीजिए, कहता है विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल, विद्यालय जो है वह बच्चे के समाजीकरण में, समाजीकरण मतलब जहां बालक ये सीखता है कि कैसे हमें दूसरों से व्यवहार करना है, कैसे समाज के नियम क्या होते हैं, अनुशासन डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, ये सारी चीजें सीखता है। तो विद्यालय जो है ये वो स्थान होता है जहां बच्चा समाज के नियम, डिसिप्लिन, सहयोग करना, कंपटीशन सीखता है ना, एक कैसे दूसरे को आदर सम्मान देना है, ये सारी चीजें सीखता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि धार्मिक संस्थाएं ये समाजीकरण की प्राथमिक कारक नहीं है। प्राथमिक जो कारक है वो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, हमारे माता पिता हैं, ठीक है। तो घर परिवार जो है ये समाजीकरण की प्राथमिक कारक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले समाज के तौर तरीके, नियम कानून अपने घर में ही बच्चा सीखता है, कैसे बड़ों का आदर सम्मान करना है, कैसे किससे कैसे बात करनी है, ये सबसे पहले हमें फैमिली सिखाती है। तो इसलिए फैमिली प्राथमिक कारक होगा, ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये जो विद्यालय है ये कौन सा कारक है, विद्यालय भी सेकेंडरी है, ये भी समाजीकरण का द्वितीय कारक है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। कहां बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है कि वो जो जटिल समस्याएं हैं उनके बारे में तर्क लगा सके, लॉजिक लगा सके और लॉजिक लगा करके उन प्रॉब्लम्स को हल कर सके, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था में ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यहाँ तो बच्चा सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा होता है, चीज़ों को देख करके, छू करके, सुन करके, स्वाद ले करके, सूंघ करके समझ रहा होता है। यहाँ उसके अंदर लॉजिक वगैरह नहीं आता। 0 से 2 साल का बच्चा है ना, वो चीज़ों को पकड़ता है, हर चीज को उठा करके मुंह में डाल लेगा, उठा के फेंक देगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बच्चे के अंदर आती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 2 से 7 साल की अवस्था होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, यहाँ बालक के अंदर एनिमिज्म की क्वालिटी आ जाएगी, एनिमिज्म का गुण यानी कि जीववाद आ जाएगा। यहाँ बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझेगा। यहाँ बच्चे के अंदर आत्मकेंद्रिता होती है, एक बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा, जैसे मोबाइल फोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा। ये सारे गुण इसमें आ जाते हैं, लेकिन इस स्टेज में बच्चा जटिल समस्याओं के समाधान में लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी 7 से 11 साल की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी है, 7 से 11 साल की अवस्था है। यहाँ बच्चे में लॉजिक आता तो है, लेकिन जो चीजें उसके सामने उपस्थित हैं उनके बारे में वो लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। लेकिन इमेजिनेशन करके वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 11 साल का बच्चा है तो उसके अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ये लॉजिक अभी उसके अंदर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। लॉजिक कहाँ डेवलप होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा 11 से प्लस हो जाएगा। यहाँ जो बालक है वो जटिल समस्याओं के समाधान में लॉजिक लगाएगा, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ पे जो उसके सामने अमूर्त चीजें हैं जिनका इमेजिनेशन करना है उसको, है ना, जो काल्पनिक चीजें हैं उनके बारे में वो सोच सकता है। पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। तो यहाँ पे किस चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक, इस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है वहां राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं, समझिए, जब नई जानकारी उनके सामने आती है तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। उनके अंदर पहले से जो इंफॉर्मेशन फिट है, जो स्कीमा फिट है, वो उसमें संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं।
जीन पियाजे की शब्दावली में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब बच्चे के सामने नई चीज आती है तो अपने पुराने ज्ञान में कुछ बदलाव लाते हैं, ये जो बदलाव लाने का प्रोसेस है क्या कहलाता है? इसको अनुसरण कहते हैं, समायोजन कहा जाता है, समावेशन या फिर मौखिकरण। प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं समायोजन, इसको कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, जब बच्चा अपने पूर्व अनुभव में जो उसको पहले से एक्सपीरियंस है उसमें परिवर्तन लाता है और वातावरण के साथ एक तालमेल बिठाता है, इसी को अकोमोडेशन कहते हैं, इसी को समायोजन कहा जाता है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? जब बच्चा अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ता है, वो एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी हमने आपको पढ़ाई है, नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िएगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर एकोमोडेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, कैसे एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन को होता है। ठीक है, तो जब हम अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तब एसिमिलेशन होता है। अनुसरण यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अनुसरण जो है, अनुसरण का मतलब होता है कि किसी की नकल करना। ओके, मौखिकरण का मतलब जैसे आप मौखिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं या मौखिक रूप से कुछ प्रकट कर रहे हैं, उसको ओरलाइजेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर अकोमोडेशन के साथ में, समायोजन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए भाई, प्यारा सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है, व्यक्तिगत वाक है, ये क्या है? बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में हेल्प करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्मकेंद्रितता दिखाता है, या फिर बच्चे को चुनौतीपूर्ण काम दिए जाने पर घटता जाता है। तो लेवाइगोत्स्की जो है, इनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच मतलब जब बालक किसी काम को करते हुए बड़बड़ाता है, मुंह से बोलता रहता है कि अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अगर कोई खिलौना टूट गया तो उसके बारे में कह रहा है कि ये पहिया यहाँ पे लगेगा, स्टीयरिंग यहाँ लगेगा, इसकी छत ऐसे लगेगी, पीछे ट्रॉली ऐसे लगेगी, यानी कि वो काम कर भी रहा है, खिलौने को बना भी रहा है और बोल भी रहा है मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि बालक अपने आप को ही मार्गदर्शन दे रहा होता है। कुल मिलाकर ये अपने आप को मार्गदर्शन देने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि प्राइवेट स्पीच जो है वो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में हेल्प करता है, कि जो वो सोच रहा है उसको सही तरीके से वो सही दिशा में लगा भी पाए अपनी सोच को। ठीक है, हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, नहीं रुकावट नहीं करता, ये बच्चे की सोच में हेल्प करता है, उसको और इंप्रूव करता है। बच्चे की आत्म केंद्रितता दिखाता है। देखिए, आत्म केंद्रितता जो है, इसकी बात करेंगे प्याजे। ये प्याजे का विचार था कि जो बच्चे बोल रहे हैं वो आत्म केंद्रित हैं, ये प्याजे का विचार है। वाइगोत्स्की ने कहा कि आत्म केंद्रीय नहीं है, बल्कि ये संज्ञानात्मक एक उपकरण है, ये कॉग्निटिव टूल है। जो बच्चा ये प्राइवेट स्पीच है, इसको उन्होंने कॉग्निटिव टूल कहा है, जबकि प्याजे कहते हैं कि ये आत्म केंद्रितता को दिखाता है। इसकी बात, इस सेंटेंस की बात करेंगे प्याजे। बच्चे को चुनौतीपूर्ण काम दिए जाने पर घटता जाता है, नहीं, ऐसे समय पर तो प्राइवेट स्पीच और बढ़ती है, क्योंकि जब आप उसको कुछ भी चैलेंजिंग टास्क दे देंगे तो उसको करते समय और बोलेगा वो, और शब्दों, जैसे जो भी सोच रहा है उसको शब्दों के माध्यम से प्रकट करेगा, बोलेगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो अपने काम को और ज्यादा जो है रेगुलेट कर पाएगा वो। तो यहाँ पे घटता नहीं, बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्राइवेट स्पीच बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चीज है जो हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारी थिंकिंग और जो दिमाग की संरचना है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। मतलब ये है कि जब हम सोचते हैं, समझते हैं, और जो हमारी सीखने की क्षमता है, यानी कि जो सोचने का तरीका है, तर्क करने की क्षमता है, डिसीजंस हम लेते हैं, वो चीज़ जब हमारे अंदर डेवलप होती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? स्कीमा की, समाज के साथ संपर्क करने की, संपर्क करने से चीज़ आती है, आनुवंशिक प्रवृत्तियों की भूमिका होती है, या फिर यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। देखिए, लेवाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? लेवाइगोत्स्की बात करते हैं समाज और संस्कृति की। लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं और इसी से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे लेवाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता
हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो सीखते हैं, जो सोचने का तरीका है, वो सब हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं? हम सोसाइटी से कनेक्ट करके, ठीक है, सब लोगों के साथ बातचीत करके। यानी यहाँ पे बालक अपने माता पिता से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, दूसरे लोगों से बातचीत करता है तो वो उनसे भाषा सीखता है, विचार, उनके विचार ग्रहण करता है और तर्क करने के तरीके यहाँ पे सीखता है। इन्हीं से उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वहाँ राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारी सोच और दिमाग का विकास अकेले नहीं होता, बल्कि दूसरों से बात करने से, उन चीज़ों को देखने से और सीखने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा नहीं है, स्कीमा की बात जीन पियाजे करेंगे। और आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, जैसे आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ जिसको हम कहते हैं जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में उसके जीन्स के कारण, जैसे किसी गुण को या जैसे कोई उसका व्यवहार है या बीमारी की प्रवृत्ति जो पहले से मौजूद होती है, उसको जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें हमें अपने माता पिता से विरासत में, विरासत में मिलती हैं, जो हमारे शरीर या हमारे स्वभाव या सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं, उसको कहते हैं आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, ठीक है। जैसे कुछ बीमारियाँ जेनेटिक होती हैं, ओके। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप होती रहती हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर हम पलक झपका रहे हैं तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा हार्ट बीट है, इस पर कंट्रोल नहीं है, सांस ले रहे हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, शरीर में पसीना आना, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं अलग है, इसमें इंक्लूड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समाज के साथ संपर्क करने से हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं और चिंतन प्रक्रिया डेवलप होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 चरण बताए हैं। अब वो जो 3 लेवल बताए हैं वो आपको सीक्वेंस में बताने हैं। देखिए, इसमें पहले आता है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दूसरा पारंपरिक स्तर आता है, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। और तीसरा पारंपरिक स्तर आता है, जिसको उत्तर पारंपरिक आता है, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। जब बालक पूर्व पारंपरिक स्तर पर होता है, हालांकि इसकी कंप्लीट थ्योरी हमने कराई है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। जब बच्चा पूर्व पारंपरिक स्तर पर होता है तो यहाँ बच्चा डर के भय से आज्ञा का पालन करेगा और अपना खुद का लाभ देखेगा, उसके अंदर स्वलाभ मानसिकता, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन होता है। और जब पारंपरिक स्तर में आएगा तो यहाँ बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय बनने की कोशिश करेगा, समाज के नियम कानून को सर्वोपरि मानेगा। फिर जब उत्तर पारंपरिक अवस्था में आता है तो अब यहाँ पे बच्चा अडल्ट हो जाता है और अब नियम कानून को सिर्फ उसको अपने दिमाग से, अपने विवेक से उनको सोचता है। यहाँ पे बालक ये कहता है कि अगर कोई नियम, कोई कानून अगर मनुष्य के लिए खतरा है, नुकसान दे रहा है, तो हमें यहाँ पे उस नियम कानून को तोड़ देना चाहिए। अगर कानून किसी की जान बचाने से रोक रहा है तो यहाँ पे कानून गलत है। यहाँ बालक ये सोचने लगता है कि अगर हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रेड लाइट है, तो हम वहाँ पे रेड लाइट हमें तोड़ करके और दोस्त को ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त की जान रहेगी। तो बच्चा यहाँ पे अपने विवेक, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बाकी इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा पूरी। क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। शैक्षिक नियोजन का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? किसके हिसाब से शिक्षा चलनी चाहिए? परीक्षाओं के अकॉर्डिंग, अध्यापक के अकॉर्डिंग, माता पिता के अकॉर्डिंग, या फिर विद्यार्थी के अकॉर्डिंग? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि भैया बच्चे को, जो बच्चा है, जो बालक है, वही शिक्षा का केंद्र बिंदु है। कौन है? बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग कौन है? बालक है, विद्यार्थी है। इसी के हिसाब से हमारी शिक्षा की प्लानिंग चलेगी, इसी के हिसाब से हम बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता को देखते हुए ही हम सिखाएंगे, है ना। यहाँ पे टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बाकी चीजें बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसी बच्चे के जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जैसी उसकी योग्यता है, जितनी उसकी क्षमता है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम बच्चों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो जो शैक्षिक नियोजन है, ऐसा केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? विद्यार्थी होना चाहिए। ऑप्शन डी, ठीक है, ना कि परीक्षाएं, अध्यापक, ना ही माता पिता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक
होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कवि और लेखक होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अंतःव्यक्तिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदी, या फिर दिशाई बुद्धि होती है। तो जो कवि और लेखक होते हैं, जैसे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए कवि और लेखक में कौन सी बुद्धि होती है। अंतःव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल नहीं होती। इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है। इसमें व्यक्ति देखिए, एक होता है इंटरपर्सनल, जिसमें हम दूसरे की भावनाओं को, विचारों को समझ लेते हैं। एक होती है इंट्रापर्सनल, जिसमें हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने अंदर झांक के देख लेते हैं। ठीक है, भाषाई बुद्धि, कवि और लेखक में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। कवि और लेखक में भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है ना। ये भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं और उसको प्रकट बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, इनको बोलने में, लिखने की और बहुत अच्छी कला इनके अंदर होती है। ठीक है, ये शब्दों का बड़े ही अच्छे से शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगर हम वही बात कह रहे हैं तो हो सकता है सुनने वाला बोर हो जाए। दूसरा कोई जिसके अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी है, वो अगर वो बात कह रहा है तो वो और अच्छे ढंग से कहेगा, हो सकता है वही बात बहुत इंटरेस्टेड लग जाए। ठीक है, तो इसमें आपके कवि होते हैं, लेखक होते हैं, और जो ये नेता होते हैं, राजनेता, ये भी उसी में आते हैं। कहानीकार इसमें आते हैं, पत्रकार भी इसमें आते हैं। ठीक है, शारीरिक गति संवेदी होती है, जैसे ये जो खिलाड़ी होते हैं, डांसर होते हैं, इनके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ये अपनी बॉडी पर इनका फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, दिशाई बुद्धि, जैसे इसको कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि ये जैसे जो व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी आकृति को या डायरेक्शन को, या कोई भी प्लेस है, कोई स्थान है, उसकी कल्पना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो उसके अंदर दिशाई बुद्धि बहुत अच्छी। जैसे जो पेंटर होते हैं, ये कोई भी चित्र बनाते समय सोच लेता है कि कौन सा रंग, मान लीजिए कोई इमेज बनाई इन्होंने, ये समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा रंग कहाँ पे अच्छा लगेगा, ग्रीन कहाँ पे अच्छा लगेगा, रेड हम कहाँ पे करें, येलो कहाँ पे करें, तो कौन सा रंग कहाँ अच्छा लगेगा, ये अपने दिमाग में उसकी कल्पना पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, वो पूरी इमेज अपने दिमाग में पहले ही छाप लेते हैं, तो ये होती है दिशाई बुद्धि। या जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये किसी भी बिल्डिंग का नक्शा या डिजाइन बनाते समय उसको अपने दिमाग में पहले ही पूरे घर का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दिशाई बुद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि टीचर ने बच्चों को कोई क्वेश्चन दिया है, बच्चे उस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और हल करते समय जो विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं उनको वो बोल भी रहे हैं कि ये सवाल ऐसे लगेगा, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर a+b+2ab करके, a²+b² + 2ab करके। तो जैसे जैसे वो फॉर्मूला लगाता जा रहा है वैसे वैसे वो बोलता जा रहा है। तो यहाँ पे विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, और ये बात कहते हैं लेवाइगोत्स्की। ठीक है, कि बच्चा जो है, ये प्राइवेट स्पीच है कि वो अपने काम को निर्देशित कर रहा है, बोल भी रहा है, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। अच्छी चीज है ये। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और सोच एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों का विकास एक साथ इंटर रिलेटेड होता है डियर फ्रेंड। भाषा सोच को, जो हमारी भाषा है, हमारी सोच को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा ना हो तो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करेंगे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो भाषा सोच को प्रकट करने का एक माध्यम है, और जो थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं, जो सोच है, वो भाषा के माध्यम से डेवलप होती है। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, कहता है आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है
तो दूसरे विद्यार्थी उसे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह मत व्यवहार करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये कथन क्या दर्शाता है? जब हम ये कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो बलशाली होते हैं, अरे लड़की रोने का काम तो लड़कियों का है, लड़कियां कोमल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, लड़के बलशाली होते हैं, ये क्या है? ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है डियर फ्रेंड। क्या है? दिस इज़ कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप, कि हम लड़कों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, लड़कियों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है। लैंगिक समता क्या होती है? जेंडर इक्विटी क्या होती है? जेंडर इक्विटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सभी को जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस है, लैंगिक समानता और समता में डिफरेंस है। समझिए क्या अंतर है। लैंगिक समानता का मतलब ये होता है कि आप सबको समान अवसर दो। अगर लड़के और लड़की ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर सैलरी होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लड़के की सैलरी 20,000, लड़की की 18,000, वो नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब लड़के लड़की सभी को आप एक समान सैलरी दे रहे हो। ठीक है। और इक्विटी का मतलब ये होता है कि जिसकी जैसी आवश्यकता। मान लीजिए आप स्कूल में साइकिल बांट रहे हो। ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ स्कूल में साइकिल बांटी जा रही है, सभी बच्चों को दी जा रही है, आपने सबको साइकिल बांट दी। ये हो गई जेंडर इक्वलिटी कि आप लड़के लड़की सबको साइकिल बांट रहे हो। ठीक है। कोई भेदभाव नहीं, सबको साइकिल आपने बांटी, ये समानता है। अब जो विकलांग बच्चा है उसको विकलांग वाली साइकिल दे रहे हो, जो छोटे कद का बच्चा है उसको छोटी साइकिल दे रहे हो, जो बड़े कद का है उसको ऊंची साइकिल दे रहे हो। ये हो जाएगा जेंडर इक्विटी, यानी कि जिसकी जैसी आवश्यकता उसको वैसी साइकिल दी आपने। साइकिल बांट दी, समानता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से साइकिल बांटी, ये आपकी इक्विटी है। ठीक है। तो ये आप दोनों का अंतर समझ गए। तो एक और, लड़के रोते नहीं, ठीक है, ये लड़कियों का काम है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ओके। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है? जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि बच्चे का ये समझना कि जो लिंग है, जेंडर, ये समय, कपड़ों या बाहरी चीज़ों से नहीं बदलता, बल्कि ये परमानेंट होता है। ठीक है। ये बाहरी चीज़ों से बदलता नहीं है। तो लिंग क्या है? ये कांस्टेंट है, स्थिर है। ये होता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, हर विद्यार्थी का सीखने का तरीका अलग होता है, अधिगम शैली अलग अलग होती है, सीखने का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उसकी सीखने की स्पीड भी अलग अलग होती है। कोई धीरे सीख रहा है, कोई तेज सीख रहा है भाई, है ना। और लोगों का सबका इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? भाई हम सब अलग अलग हैं, सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है। भाई कोई जल्दी सीख रहा है, कोई तेज सीख रहा है, कोई धीमा सीख रहा है, कोई मंद बुद्धि है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब यहाँ पे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए, या विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में देखना चाहिए, या फिर अभिसारी चिंतन के परिणाम के रूप में देखना चाहिए? तो देखिए, ये जो भिन्नताएं हैं डियर फ्रेंड, ये भिन्नताएं हमारी सामान्य हैं, नेचुरल हैं और नॉर्मल हैं। इनको प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। ठीक है। ये हमारे लिए कोई बाधा नहीं है कि कुछ बच्चे तेज सीख रहे हैं, कुछ धीमा सीख रहा है। ठीक है। सीखने का स्टाइल सबका अलग अलग है, इंटरेस्ट सबका अलग अलग है। ये बाधा नहीं है, ये क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में इसका मतलब ये है कि हर बच्चे की सीखने की गति, सोचने का तरीका, उसका इंटरेस्ट और उसका व्यवहार, उसकी प्रकृति और उसके एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। ये जो डिफरेंस है ये प्राकृतिक है और स्वाभाविक है। ठीक है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं, बाधा नहीं, बल्कि ये डाइवर्सिटी है, ये विविधता है, और यही हमारे भारत की सुंदरता है। ठीक है। या हमारी सुंदरता है, ये नहीं होगा। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, ये भी गलत है क्योंकि ये स्वाभाविक अंतर है, कोई विकार नहीं है। अभिसारी चिंतन के परिणाम के रूप में, ये भी गलत है क्योंकि ये सोच की दिशा से संबंधित है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन,
अधिगम हेतु मूल्यांकन। अधिगम हेतु मूल्यांकन, इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? देखिए, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो मूल्यांकन है वो बड़े स्तर पर होना चाहिए। हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ बच्चों के नंबर्स को देखना, ग्रेड को देखना नहीं होना चाहिए। हम बड़े स्तर पर बच्चे का मूल्यांकन करें। और ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये तो चैप्टर के दौरान भी होता रहता है कि मान लीजिए हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम बीच बीच में पूछ भी रहे हैं बच्चों से, ताकि हमें फीडबैक, हम पता तो लगता रहे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये व्यापक स्तर पर होना चाहिए, निरंतर होते रहना चाहिए, अच्छी बात है। और मानकीकृत मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसके बारे में सही नहीं है। क्योंकि मानकीकृत परीक्षणों का मतलब है कि इसमें बच्चों के सिर्फ नंबर्स को देखा जाता है, इससे उनकी लर्निंग में कहाँ दिक्कत है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, उसको हम सुधार नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे के सिर्फ रिजल्ट पर फोकस रहता है, उसके नंबर्स पर फोकस रहता है, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, स्व मूल्यांकन मतलब जहां पे बालक अपना मूल्यांकन खुद कर सके। इससे होगा क्या कि बच्चा अपनी प्रोग्रेस को देख पाएगा, मेरी कैसी प्रोग्रेस हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर कमी है। क्योंकि बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा, खुद का मूल्यांकन करेगा, जो कि अधिगम हेतु मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। क्या सही नहीं है? मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देगा? कौन सी चीज है जो बच्चों को क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देगा? आपका नाम क्या है? हमने नाम पूछ लिया तो क्या बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी? नहीं आएगी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बच्चा सोचता समझता नहीं है, सिंपल सा आंसर दे देगा, बात खत्म है। हमें देखना यह है कि कहाँ बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहाँ बढ़ेगी, बच्चा दिमाग कहाँ लगाएगा, गहराई से कहाँ सोचेगा, लॉजिक कहाँ लगाएगा, और ये सब चीज़ें वो कहाँ से करेगा, ठीक है, किस क्वेश्चन में करेगा। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि इससे बालक अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के आंसर देगा हमको, ठीक है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, यानी कि इसका एक कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, इसमें बच्चा विचार करता है, अलग अलग नए नए विचार, मौलिक विचार उसके अंदर आते हैं, ठीक है। गहराई से सोचता है, लॉजिक लगाता है, इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, और चीज़ों को अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से भी जोड़ करके समझता है। तो जब हम पूछ लेते हैं कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें बालक अलग अलग तरह के आंसर देंगे, गहराई से सोचेंगे, इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों की डेवलप होगी। आप कहाँ रहते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर बच्चा दे देगा। भारत को आज़ादी कब मिली? रटा रटाया आंसर बच्चा दे देगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए भाई। हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थी कहाँ से आ रहे हैं? हाशिए पर स्थित समूह है, यानी कि वो बच्चे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? जो बच्चे ऐसे समूह से आ रहे हैं तो उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान है, जो अपने समाज से, अपनी संस्कृति का ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए? नहीं, अर्थहीन नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वो बच्चे भी तो अपने आसपास का ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, उनके पास भी अपने समाज, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान होता है, उनके अपने अनुभव होते हैं, ठीक है। हमें उसको महत्व देना है, इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है, उसको अर्थहीन नहीं समझना है, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको हम वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी समाज, सभ्यता, संस्कृति के कुछ सीख कर के आए हैं, अपने साथ कुछ ज्ञान लेकर के आए हैं, और उसी आधार पर हम उन्हें नया ज्ञान देंगे, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अपने परिवार से, समाज से, आस पड़ोस से, संस्कृति से कुछ ना कुछ सीख करके आता ही है। जब टीचर्स बच्चों के इन अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को और नॉलेज को एक्सेप्ट करता है,
तो बच्चों को यहाँ पे एक सम्मान की भावना फील होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें शामिल करना चाहिए इस बात को। ऑप्शन बी जो है वह बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है। उसे नकार देना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चा अपने साथ जो ज्ञान लाया है हम उसको नकारेंगे बिल्कुल नहीं। उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थी द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए? नहीं नहीं, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा होगी, हम कमतर नहीं समझेंगे। ठीक है, हम उसको बराबर सम्मान देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नीचे। हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौतियां महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यता का सामर्थ्य होता है। यानी कि बच्चा कैसा स्वलीनता, किससे? ऑटिज्म, जिसको हम कहते हैं ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहां बच्चे को लोगों के साथ संपर्क करने में दिक्कत होती है, आई टू आई कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत होती है, वार्तालाप करने में दिक्कत होती है, लोगों के साथ अच्छा संपर्क नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चुनौतियां महसूस करते हैं, कई क्षेत्रों में चुनौतियां महसूस करते हैं, फिर भी उनमें डैश का सामर्थ्य होता है। किसका सामर्थ्य होता है? बारीक जानकारी पर ध्यान देने का। हालांकि दूसरों के साथ संपर्क तो नहीं कर पाते, ये अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, वार्तालाप में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बारीक जानकारी पर ये ध्यान दे लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना। कोई पैटर्न है, कोई संख्या है, कोई शेप एंड साइज बना हुआ है, कोई साउंड है, कोई शब्द है, उसके बीच छोटे छोटे अंतर को जो शायद हम ना समझ पाए, वो इन अंतरों को देख लेते हैं। ठीक है, और जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, ऐसे बच्चे, कई बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की आर्ट अच्छी होती है, किसी की मेमोरी असाधारण हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ठीक है, तो ये बारीक चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण, नहीं नहीं, इनको कम्युनिकेशन में ही तो दिक्कत होती है, संप्रेषण में ही तो दिक्कत होती है। संज्ञानात्मक नम्यता, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, और क्योंकि जैसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि इनके साथ कोई बदलाव कर दो तो ये उसमें ढल जाएं, नहीं, अगर इनकी डेली लाइफ से या इनके साथ कोई बदलाव आप कर देंगे तो उस बदलाव के अनुसार ढलने में इनको समय लगेगा, ये इनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में, नहीं नहीं, सामाजिक रूप जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनको ये ठीक से नहीं समझ पाते। ठीक है, और ये दूसरे की भावनाओं को, समाज के लोगों के साथ संपर्क करने में इनको दिक्कत होती है। कुल मिलाकर के आंसर क्या हो जाएगा? बारीक जानकारी पर ध्यान देने की शक्ति इनके अंदर होती है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? गुणज वैकल्य, डिस्कैलकुलिया, नहीं, डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम रहेगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत रहेगी, लॉजिक लगाने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को लिखने में दिक्कत रहेगी, लेकिन यहाँ पे अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में समस्या है, उनको एक्सप्लेन करने में समस्या है, समझने में दिक्कत है, तो ये यहाँ पे बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पे अक्षर हैं, शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पहचान नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चा होता है, कई बार जो है शब्द पढ़ते समय शब्द छोड़ देगा या उसको रिपीट करेगा, पढ़ने की स्पीड उसकी बराबर नहीं रहती है, तो और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ठीक नहीं रहता है, तो ये डिसलेक्सिया की पहचान है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखिए, डिस्प्रेक्सिया जिसको हम गति समन्वय वैकल्य कहते हैं, यहाँ पे बच्चे को चलने में, दौड़ने में, जंप मारने में दिक्कत होती है, कपड़े पहनने में समस्या रहेगी, जूते के फीते बांधने में दिक्कत रहेगी, बटन लगाने में कठिनाई रहती है। ठीक है, तो वो फिर उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दृष्टि बाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन सकता है? यानी कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए कौन सी चीज़ इसमें से बेस्ट रहेगी? स्पर्शनीय चित्र, जी बिल्कुल, जिस बच्चे को दिख नहीं रहा है वो टैक्टाइल पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को टच करके, फील करके समझ लेगा। हस्तलिखित नोट्स उसके किसी काम के नहीं है।
ऑडियो टेप का व्याख्यान, ये भी अच्छी चीज़ है कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा सुन करके चीज़ों को समझ लेगा। ब्रेल, उभरी हुई किताबें, ये तो प्रॉपर इन्हीं के लिए होती हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही होती हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। बाधा क्या है यहाँ पे? हस्तलिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स उनके सामने रख दो, किसी काम का नहीं है क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार यानी कि ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? जो ADHD से ग्रसित बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन नहीं, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा है। अवधान न्यूनता यानी कि ये अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्र तो हो ही नहीं सकते। इनके अंदर आवेगशीलता होती है, किस गुण को दिखाते हैं? आवेगशीलता, इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि बच्चा बिना सोचे समझे काम को कर बैठता है, फिर चाहे उसका रिजल्ट जो निकले। किसी से थोड़ी सी बातचीत हुई, मारपीट शुरू कर दी बच्चे ने, ठीक है, बिना ये सोचे समझे कि इसके बाद क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, जेल जाऊंगा, मेरा आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, वो कुछ नहीं, जरा सी बात हुई मारना पीटना शुरू। तो इसे कहते हैं इम्पल्सिविटी, जहां बच्चा जो है कि बिना सोचे समझे काम कर दे। और जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर क्वेश्चन पूछते ही रह गया, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बच्चा आंसर देना शुरू कर देता है, या फिर बच्चा बीच में ही बोल पड़ता है, ठीक है। और तो इस तरीके से ये आवेगशीलता कहलाता है। कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित संगठन, नहीं, जो बच्चा ADHD से ग्रसित है वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित या संगठित नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित या संगठित नहीं होता है, असंगठित ही रहते हैं, अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, एक जगह स्थिर तो ये रह ही नहीं सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि सार्थक सीखने के लिए ज्ञान के निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बात तो सही है कि सार्थक सीखने, देखिए सीखना तब सार्थक होता है जब बालक एक्टिव होकर के खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों को उनके अनुभव से सीखने का मौका देना चाहिए और पर्याप्त अवसर, सक्रिय रूप से सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उनको देना चाहिए, बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण से सीखने का मौका देना चाहिए, उनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए जहाँ पर वो चर्चा कर सकें, एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीख सकें, लैब में ले जाना चाहिए जहाँ वो प्रयोग करके सीख सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ठीक है, अच्छी चीज़ है, तभी उनका जो सीखना है वो सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा, ठीक है। सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं, सीखना कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, ये हमेशा सक्रिय होगा, ठीक है। बच्चा अगर सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है तो नहीं सीख सकता। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ पैसिव नहीं है, लर्निंग इज अ एक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ए सही है, आर गलत है, आपका ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन लीजिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? जो भी कंटेंट है आपको कैसा होना चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल, अगर आप बहुत कठिन चीज़ पढ़ा देंगे, टोटल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा देंगे, टोटल कल्पनाओं वाली चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है, जो मूर्त रूप में किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो वो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। असंबंधित खंडों में प्रस्तुति यानी कि चीज़ों डिसकनेक्टेड, जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी ही नहीं है, एक बात यहाँ की कर रहे हो, एक वहाँ की कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा इससे बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा, है ना, समझ में भी नहीं आएगा। हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ानी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो नया ज्ञान बच्चे को दो वो उसके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, ये भी गलत है, इससे भी बच्चे जो हमारे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमें ऐसा कंटेंट देना चाहिए जो बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, क्योंकि बच्चा वहाँ बेहतर सीखता है जहाँ चीज़ें उसके समाज से रिलेट करती हों, उसकी सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड हों, उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड हों, वहाँ बच्चा बेहतर सीखता है और इससे उसकी लर्निंग मीनिंगफुल भी होती है, ठीक है। तो हमें इस तरीके का कंटेंट देना चाहिए। अति आसान, बहुत आसान दे दोगे फिर भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, है ना, या अत्यधिक सरल, बहुत सरल भी चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है।
हमें क्या करना है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराना है जो बच्चे को सीखने में हेल्प करे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? विफलता मतलब यहाँ पे बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, फेल होना और पास होना ये इस पर डिपेंड करता है कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं, जो टॉपिक्स आप दे रहे हैं, वो बच्चों से कितना रिलेट करते हैं। बच्चों के जिस प्रकार का वहाँ का समाज है, संस्कृति है, बच्चे के चारों तरफ की चीज़ें हैं, उनसे वो कितना रिलेट कर रहा है। अगर वो चीज़ें बच्चे के समाज से, संस्कृति से रिलेट हो पा रही हैं, उसकी डेली लाइफ से रिलेट हो रही हैं, तो बच्चे को वो सब चीज़ें सीखने में, पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है। और अगर वही चीज़ें बच्चे के समाज से, संस्कृति से, उसके चारों तरफ के वातावरण से मेल नहीं खाती हैं, वहाँ की बात नहीं होती है, उसकी डेली लाइफ से चीज़ें उसमें नहीं जुड़ी हैं, तो बच्चे के लिए वो चीज़ें कठिन हो जाती हैं। वो उसको जल्दी समझ नहीं पाता, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं जाग पाता है, जिस वजह से उसकी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है? अनुभवात्मक शिक्षा? नहीं, ये रीजन नहीं है। अनुभवात्मक शिक्षा एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। क्या करता है? यहाँ बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, उसको अनुभव के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है, जिससे सफलता बढ़ती है। ठीक है, असफलता नहीं बढ़ती। ओके। और गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, जी बिल्कुल, जो मैं अभी बात कर रहा था, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम जो है, जो टॉपिक्स, जो कंटेंट बच्चे के समाज से, उसकी संस्कृति से मेल नहीं खाता है, वो चीज़ें बच्चों के लिए कठिन हो जाती हैं, उबाऊ हो जाती हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे कि क्या होता है, विफलता की संभावना बढ़ जाती है, बच्चे के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। समावेशी दर्शन, ये अच्छी चीज़ है कि भाई जहाँ सब बच्चे सीख रहे हैं, सबको सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, यहाँ इससे सफलता बढ़ेगी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, जो बच्चा जैसा है, जैसी उसकी रुचि है, क्षमता है, योग्यता है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से बच्चों को आप सिखा रहे हो, इससे सफलता बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम अगर आप बच्चे के सामने रख रहे हैं तो फेल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन कहता है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? सामाजिक संरचनावादी उपागम की बात कौन करेंगे? लेव-वाइगोत्स्की करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा तरीका है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है? देखिए, स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम या निष्क्रिय अनुसरण। सामाजिक संरचनावादी उपागम क्या कहता है, लेव-वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब वो ग्रुप में सीखते हैं, एक्टिव होकर के सीखते हैं, एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के ज्ञान का निर्माण करते हैं, तब बेहतर सीखते हैं। यहाँ पे अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कौन सी चीज़ प्रभावशाली नहीं है? स्वपहल अन्वेषण, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्वपहल अन्वेषण का मतलब होता है जब बालक अपनी रुचि के हिसाब से, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका मन है, उस काम को वो खुद करता है, खुद करने का प्रयास करता है, उसके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, समझने की, उसके लिए वो खुद काम करता है, खुद सीखने की कोशिश कर रहा है ना, चीज़ों को खोजता है, समझता है, उसको खुद प्रयोग करने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं स्वपहल अन्वेषण। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चा सिर्फ टीचर्स को सुनता नहीं है, टीचर्स की बताई चीज़ों को याद नहीं कर रहा है, बल्कि खुद सीखने की कोशिश कर रहा है, अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत अच्छी चीज़ है। चर्चाओं में अगर बच्चा सक्रिय भागीदारी ले रहा है तो इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, जहाँ बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। खोजी अधिगम बहुत अच्छी चीज़ है। खोजी अधिगम मतलब जब विद्यार्थी स्वयं खोज करके सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, अनुभव के माध्यम से किसी नई जानकारी को या किसी नए नियम को खुद खोज लेता है, इसे खोजी अधिगम कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, निष्क्रिय अनुसरण। नहीं, निष्क्रिय अनुसरण जो है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय शब्द जहाँ मिल जाए समझ लेना ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा पैसिव होता है, सिर्फ सुनता है, दोहराता है, अपने आप कुछ नहीं करता, सोचता भी नहीं है। ठीक है, तो पैसिव इमिटेशन
यह केवल दूसरों की नकल करना है, जहां बालक सिर्फ सुनता है या दोहराता है, खुद नहीं सोचता। ऑप्शन डी इज द राइट वन, ये प्रभावशाली अधिगम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लीजिए। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए? नहीं। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी क्वेश्चन के एक ही आंसर पर अटक गए हैं, या आप किसी चीज का सिर्फ एक ही प्रयोग जानते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु है, उसका सिर्फ एक ही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, या किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है। ये होती प्रक्रियात्मक स्थिरता। आप किसी एक चीज पर ही अटक जाते हैं, इसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती। कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसके लिए भी आप क्या करते हैं कि बस एक ही आंसर को आप सही मानते हैं कि बस इस प्रश्न का यही एक आंसर हो सकता है और यही आंसर सही हो सकता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बेस्ट ऑप्शन है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या है कि प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करता है, उसके लिए नए नए विचार लाता है, नए नए सॉल्यूशंस लेकर के आता है, उसके बारे में गहराई से सोचता है। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां हम एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उसको कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझते, या यहाँ पे व्यक्ति सिर्फ अपना दृष्टिकोण सही मानता है, दूसरे का नहीं सही मानता, दूसरे का इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये भी गलत है। हमें बच्चों के अंदर क्या बढ़ावा देना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जहां बच्चा एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। जो बच्चों के अंदर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस होते हैं, या जिसको हम मिसकॉन्सेप्शन भी कहते हैं, वो अगर है तो उससे हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जब विद्यार्थी किसी विषय के बारे में गलत या अधूरी धारणाएं बना लेता है, मिसकॉन्सेप्शंस बना लेता है, तो टीचर को इसे कैसे निपटना चाहिए। देखिए भाई, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत होती हैं। नहीं, हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। क्या करना है? हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। बच्चा अपने साथ जो भी समझ लेकर के आया है, जो भी सीख करके आया है, हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चा अपने साथ जो भी लेकर के आया है, जो सीख करके आया है, समझ करके आया है, हमें उसको समझना है। अगर बालक कह रहा है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, बल्कि बच्चे से प्रश्न पूछना चाहिए कि ये तुम किस आधार पर कह रहे हो। अगर सूरज घूमता है तो फिर दिन और रात कैसे होता है, ये बात हम उससे पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बालक खुद सोचेगा, समझेगा, है ना। फिर हमें पता लगेगा कि ये किस आधार पर ये बात कह रहा है। फिर हम उसी बेस पे उसको आगे समझाएंगे कि बेटा सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है ना। तो जो भी वो अपने साथ समझ लेकर के आया है, हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। नहीं, हम उनके साथ कठोरता से नहीं निपटेंगे। जो भी वो कह रहे हैं उसकी बात को हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसी आधार पर बच्चे को नया सिखाने का प्रयास करेंगे। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण। नहीं, बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत बात है। क्योंकि नामीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कोई टैग दे देना, नाम दे देना कि ये तो कमज़ोर है, ये गलती करता है, ये नालायक है, ये समझदार है, ये अच्छा है। इस आधार पे हम बच्चों को नामकरण कर दें, वो भी गलत बात है। हम बच्चों के लिए नामकरण नहीं करेंगे, ये नेगेटिव माना जाता है। सिंपल सी बात है कि जो बच्चा अपने साथ जो धारणाएं लेकर के आया है, हमें उन्हें ठीक से तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे अगर वो ये विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर बालक ये सोचने लगे कि मेरे प्रयास करने से कुछ नहीं बदलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या महसूस करेंगे। अगर आप लोग ये सोच लें कि हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, कितने एफर्ट मार लें, हम सीटेट पास नहीं कर सकते, तो आप क्या महसूस करेंगे। अधिगम असहायता महसूस करने लगेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा,
आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन फील करेंगे, आप अपने आप पर गर्व फील करेंगे, या आपको राहत मिलेगी। जब आप ये फील करने लग जाएंगे कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं सीटेट पास नहीं कर सकता, मैं 80-82 नंबर नहीं ला सकता, जब आप ये फील करने लग जाएंगे तो आपके अंदर लर्नड हेल्पलेसनेस आ जाएगा। यानी कि आप क्या महसूस करेंगे? अधिगम असहायता, कि हम अधिगम में असहाय हो गए हैं, यानी कि हम सीखने में असहाय हो गए हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि बच्चा निराश हो जाता है, असहाय हो जाता है, धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ऐसा नहीं कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आ जाएगी या आप अपने आप पर गर्व फील करने लग जाएंगे या आपको राहत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब जहां बच्चे के अंदर से मन से काम करने की इच्छा हो। ठीक है, वो मन से काम कर रहा हो, किसी के कहने से नहीं, दबाव से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस उसका मन है, वो काम कर रहा है। हमको मैथ्स लगाने में अच्छा लगता है तो हम मैथ्स लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जब कोई बालक अंदर से प्रेरित होकर के अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी जिज्ञासा के कारण सीखता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, आप क्यों काम कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करना है आपको, आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपको उसको सीखने में मजा आ रहा है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। नगद इनाम जीतने के लिए, ये तो फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा, आपकी इच्छा नहीं है, बस आप इनाम पाने के लिए पढ़ रहे हो, ये गलत है। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए आप पार्टिसिपेट में भाग ले रहे हो, इसमें आपका अपना कोई इच्छा नहीं है, ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। दंड से बचने के लिए काम कर रहे हो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक वहाँ होती है जहाँ हमारी इच्छा होती है काम करने की, मन होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अध्यापिका को अपने बच्चों से किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए? अपने जो उसके जो लर्नर्स हैं उनको किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यानी कि वो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करें, उसको डीप में पढ़ें, समझें, सिर्फ नंबर्स लाने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि उनके अंदर ऐसी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए कि सब्जेक्ट में वो अपनी पकड़ बढ़िया बना लें, उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएं, है ना, उसको गहराई से समझ लें। ये चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। मास्टरी हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए उस सब्जेक्ट में जब बच्चा महारत हासिल कर लेगा तो नंबर तो अपने आप अच्छे आ जाएंगे। सिर्फ नंबर के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे नंबर ना ला पाएं। ठीक है, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। परिहार उन्मुख मतलब ये होता है कि परिहार का मतलब ये होता है किसी चीज़ से बचना या उससे दूर रहना। यानी जब बालक कुछ करने से इसलिए बचता है कि वो गलती ना करे या वो फेल ना हो जाए, इसलिए अगर वो बचता है तो उसको परिहार उन्मुख कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक कहे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, मुझे गलती नहीं करनी है, नहीं तो मेरे पे सब हंसेंगे। तो परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य यानी कि गलती ना करना, या फिर बच्चा ऐसा ना लगे यार मैं इस काम को इसलिए नहीं करूंगा कि अगर मैं करूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे क्योंकि मैं इसमें गलती कर दूंगा। तो यहाँ पे उसका मेन फोकस होता है गलती से बचना। यहाँ पे मेन फोकस ये नहीं होगा बच्चे का कि मैं सीख लूँ। ठीक है, मेन फोकस किस पे होगा कि मैं गलती करने से बच जाऊँ। ये होता है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। ठीक है, तो गलतियों से बचने के लिए बच्चों को हम प्रमोट नहीं करेंगे कि सिर्फ गलती से बच जाओ। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य में मतलब ये होता है कि बस मेरे नंबर्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, मैं बस 90% ले आऊं, सबको दिखा दूं कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं दूसरों से बहुत बेहतर हूं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, वो होता है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरे से सम्मान पाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रशंसा पाने के लिए आप काम कर रहे हैं कि लोग मेरी पीठ थपथपा देंगे, बस बहुत है। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य मतलब गलतियों से बचने के डर में सीखना कि मैं बस गलतियों से बच जाऊं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए एक होता है ये बताया था मैंने परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, यह है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे जो बालक है वो गलतियों से बचने के डर में सीखेगा, यानी कि इसमें बालक का ध्यान सीखने पर नहीं बल्कि गलतियां ना हो इस पर उसका ध्यान रहता है। और यहाँ पे बच्चा फेल होने से डरता है,
यहाँ पे बच्चा फेल होने के डर से पढ़ाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें बच्चा सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि विद्यार्थियों में निम्न में से किस स्किल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चा अपने अंदर झांक करके देखता है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है, कौन सी स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ूँ तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। थिंकिंग, चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा चीज़ों के बारे में सोच सके, समझ सके, थिंकिंग कर सके। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। अधीनता उन्मुखी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अधीनता उन्मुखी का मतलब होता है जहां बालक खुद विचार नहीं करता, खुद नहीं सोचता, नहीं समझता, बस जो दूसरे कह रहे हैं वही मान लेता है। हर सिचुएशन में दूसरों के सामने बड़ा जल्दी झुक जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पूछता, बस जो टीचर ने कह दिया वही मान लिया। इस चीज़ को हमें कभी बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी PYQs को देख सकते हैं। और सीटेट फरवरी 2026 का आपका टारगेट है। यदि आपका सब्जेक्ट SST है तो हमारे पास आपके NCERT SST के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड आपको कंप्लीट SST नोट्स मिल जाएंगे। SST नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।